वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और ये है पार्ट सेकंड चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ का। और इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं आगे का जो पार्ट है। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले पार्ट में कवर कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों है हमें। तो इसके हमने 4 फंक्शंस भी पढ़ लिए थे, आपको याद आ रहा होगा धीरे धीरे करके। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। उसके बाद हमने पढ़ा था बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। और उसके बाद जो है लास्ट स्लाइड में हमने क्या कवर करा था, हमारी जो संविधान सभा है, हमारा जो संविधान है वो बना कैसे। तो इसमें मैंने आपको सिर्फ अभी तक ये बताया है कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो कैसे चुन के आते हैं और कौन से मेंबर्स जो है वो कहाँ से चुन के आते हैं। अब हम देखेंगे संविधान सभा की जो प्रोसीडिंग्स है, संविधान सभा काम कैसे कर रही है, स्पेसिफिकली किस किस दिन क्या हुआ, कौन सी चीज़ें कब हुई। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी संविधान सभा की जो प्रोसीडिंग्स हैं उन पर। तो देखिए, सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को पहली जो संविधान सभा की बैठक है, ये पहली बैठक यानी कि फर्स्ट टाइम जब सिटिंग हो रही है, तो डेट थी 9 दिसंबर 1946। इस दिन जो है, अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारी लोकसभा है तो लोकसभा को चलाने के लिए एक स्पीकर चाहिए, यानी कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनको कंट्रोल कर सके, उनको बता सके किसको कितनी बात बोलनी है, कौन से बिल पर कब चर्चा होनी है, कौन सी पार्ट पर कब डिस्कशन होना है। तो उसके लिए हमें एक मेंबर चाहिए जो कि इनको कंट्रोल कर सके। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो यहाँ पर डिस्कशन डेलिब्रेशन होना था, यानी कि वाद विवाद होना था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक प्रेसिडेंट चाहिए था, हमें एक चेयरमैन चाहिए था। तो जब फर्स्ट डे जो सिटिंग हुई, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जो सिटिंग हुई, अब पहले ही दिन जो है वो चुनाव नहीं होते हैं और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये टेम्परेरी चेयरमैन बनते हैं। और ये जो है सीनियरिटी बेसिस पे बनते हैं, यानी कि सबसे सीनियर जो होते हैं, इनकी उम्र जो है संविधान सभा में सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए सबसे बड़े होने के नाते इनको टेम्परेरी जो चेयरमैन है वो बनाया जाता है। तो 9 दिसंबर को सिर्फ इतनी सी चीज़ होती है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी चेयरमैन बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डेट, यानी कि नेक्स्ट सिटिंग, यानी कि जो दूसरी सिटिंग हो रही है वो अगले दिन नहीं बल्कि दूसरे दिन 11 दिसंबर 1946 को हो रही है। अब इस दिन क्या होता है, हमारे जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट, यानी कि ये आप देख रहे होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इनको रिप्लेस करते हैं परमानेंट चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप देख रहे हैं राइट साइड पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन भी यही बनते हैं परमानेंट। तो 9 और 11 दिसंबर को हमने देख लिया क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सिटिंग पर, यानी कि जो तीसरी सिटिंग होती है। थर्ड सिटिंग जो है फ्रेंड्स वो 13 दिसंबर 1946 को होती है। अब देखिए, तीसरी जो सिटिंग है वो 13 दिसंबर को होती है, और इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पास करते हैं, पेश करते हैं। अब देखिए, आप अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि इस उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में है क्या। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की कुछ जो खास बातें हैं, कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा पहला की जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सोवरीन एंड अ रिपब्लिक कंट्री, यानी कि जो भारत है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है, यानी कि भारत अब आज़ाद हो चुका है। और अगर आज़ाद हो चुका है तो अब वह एक संप्रभु राष्ट्र रहेगा। संप्रभु का मतलब है, सोवरीन का मतलब है कि सुप्रीम पावर जो है इस देश में, यानी कि अब हम बात करें सुप्रीम पावर की तो वो इंडियन गवर्नमेंट है, यानी कि भारतीय सरकार है। पहले अंग्रेज सरकार हुआ करती थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम पावर है। इंडियन गवर्नमेंट के जैसी समान पावर इस देश में दूसरी कोई नहीं है, और इंडियन गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर इस देश में किसी की नहीं है। तो फ्रेंड्स, सोवरीन का मतलब है अ सुप्रीम पावर इन अ सोसाइटी इन अ कंट्री, एक सर्वोच्च शक्ति राष्ट्र में, उसका मतलब होता है संप्रभु राष्ट्र है। और गणतंत्र, रिपब्लिक का मतलब क्या है, इन दो शब्दों का जो अर्थ है फ्रेंड्स बहुत ठीक तरीके से समझ लीजिए। सोवरीन का मैंने आपको बताया एक सुप्रीम पावर, एक सर्वोच्च शक्ति। गणतंत्र का मतलब ये है कि जो राष्ट्र के जो मुखिया हैं, यानी कि हमारे जो भारत है इसके जो मुखिया हैं, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, भारत के जो राष्ट्र के जो मुखिया हैं वह कौन है, वह है राष्ट्रपति। यानी कि जो राष्ट्रपति जी हैं प्रेजेंट टाइम पे द्रौपदी मुर्मू, जो राष्ट्रपति जी हमारी, ये हमारी हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि भारत राष्ट्र की मुखिया हैं, सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री हैं।
तो राष्ट्र की जो मुखिया हैं यह लोगों द्वारा यानी कि सिटीजन्स के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना हुआ होना चाहिए। जो राष्ट्रपति है इस देश की वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देश सिटीजन्स द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए, उस चीज़ को रिपब्लिक कहते हैं। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट सिटीजन्स द्वारा नहीं होता है, ये इनडायरेक्टली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसको भी वे आके चैप्टर्स में पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में, वह सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि राष्ट्रपति जी जो हैं वह सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से चुनी जाती हैं। अब दूसरा पॉइंट, इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो भारत है, इस पूरे भारत पर जो भी ब्रिटिश इलाकों पर जितने भी एरियाज़ पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा करा था, जितने भी एरियाज़ पर ब्रिटिशर्स का रूल था, अब भारत उनका यूनियन होगा, यानी कि इस पूरे एरिया का यूनियन भारत होगा और इस भारत को भारत सरकार चला रही होगी। पूर्ववर्ती ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों का संघ होगा भारत। इसी के साथ हम तीसरे पॉइंट को देखते हैं, द माइनॉरिटीज बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस शैल बी प्रोवाइडेड एडिक्वेट सेफगार्ड। यानी कि जो अल्पसंख्यक थे, जो संख्या में कम थे, यानी कि सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, मुस्लिम, तो ये सारे जो धर्म हैं, ये सारे जो अल्पसंख्यक हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, दलित, अन्य पिछड़े क्षेत्र, इन सबों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करी जाएगी। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा कि भारत जो देश है इसमें हम अल्पसंख्यकों की ना सुने और जो पिछड़े वर्ग हैं इनको दरकिनार कर दिया जाए, इनको साइडलाइन कर दिया जाए, इनको मेन स्ट्रीम में ना जोड़ा जाए। तो ऐसा नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के कुछ मेन पॉइंट्स थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं, यानी कि हमने पढ़ा 9 दिसंबर की मीटिंग, उसके बाद 11th की, उसके बाद 13th की। अब ये जो सारी मीटिंग्स हो रही हैं, ऐसे करके टोटल 166 मीटिंग, 166 बैठकें जो है संविधान सभा की हुई हैं। अब 166 बैठकों में जो हमारा संविधान है वह 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बन के तैयार होता है। और जब हमारा संविधान बन के तैयार होता है तो उसमें 395 आर्टिकल्स यानी कि 395 जो हैं वो अनुच्छेद होते हैं। अब के समय अमेंडमेंट हो के संविधान में संशोधन हो के अब ये कुछ 450 प्लस हो चुके हैं। ये तब का डाटा है फ्रेंड्स। वही बात करें पार्ट्स की, तो पार्ट्स 22 भाग, यानी कि तब हमारा संविधान 22 भाग में बना हुआ था। और अनुसूचियों की यानी कि शेड्यूल्स की तो वो 8 थे। 8 शेड्यूल्स जो है हमारे संविधान में थे जब हमारा संविधान बना। तो फ्रेंड्स हमारा जो संविधान है आप देख रहे हैं 9 दिसंबर 1946 से बनना चालू होता है, 1946 से बनना चालू होता है। और ये जो बन के तैयार होता है वह 26 नवंबर यानी 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार होता है। इस दिन को आज आप अपने देश में, आज हम अपने देश में संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। स्कूल्स में जो है संविधान दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे के। लेकिन संविधान जब फोर्स में आता है यानी कि जब कमेंसमेंट में आता है, यानी कि संविधान जब कार्यरत होता है, वह तारीख जो है वो 26 जनवरी 1950 की थी। यानी कि 26 जनवरी 1950 से हमारा जो संविधान है वह लागू हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारा जो संविधान है, ऐसा माना गया है फ्रेंड्स, हमारे जो संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो थे BN राव, और संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो हमने जो है बहुत सारे जो प्रोविजंस है, बहुत सारे जो प्रावधान है, जो बहुत से अलग देशों से हमने कॉपी करे हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि हमारा जो संविधान है वह हमने दूसरे देशों से कॉपी करा हुआ है। पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। हमारा जो संविधान है उसको बनाने के लिए हमने जो अच्छी अच्छी चीज़ें, सारी जो बेस्ट थिंग्स जो हैं बाकी कंट्रीज़ की, उसको अडॉप्ट कर लिया है। और हमारा जो संविधान है मोस्टली 1935 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से बना हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं हमने कौन से देश से कौन सी चीज़ ली है, कौन से देश से कौन सी चीज़ अडॉप्ट करी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ब्रिटेन का जो संविधान है, उसमें से हमने क्या क्या लिया है। तो फ्रेंड्स ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सबसे पहले लिया है FPTP को आप 3rd चैप्टर में बहुत एलैबोरेट तरीके से पढ़ेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली। सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली, इसको आप बहुत एलैबोरेट तरीके से पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। उसके बाद हमने जो लिया है वो लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि
राष्ट्र का संसदीय स्वरूप, कार्य का संसदीय स्वरूप। आपने बहुत जगह देखा होगा, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। हमने जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, यानी कि संसदात्मक स्वरूप। जो संसद जो है हमारे देश में वो काम करेगी, हमने संसदीय स्वरूप जो है उस पर काम करा है। अमेरिका में आपने देखा होगा अध्यक्षात्मक स्वरूप है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो राष्ट्र का जो स्वरूप है, कार्य का जो स्वरूप है, कार्यपालिका का जो स्वरूप है वो अध्यक्षात्मक है, वहाँ राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन हमारी जो संसद है इसमें राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री भी होते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई। और इसके बाद जो है हमने स्पीकर यानी कि सभापति, लोकसभा में जो हमारे सभापति होते हैं, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया, हमने एक देश की बात कर ली। अब हम देखते हैं कि हमने आयरिश गवर्नमेंट यानी कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है। तो आयरलैंड के संविधान से हमने एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ ली है, एक जो इम्पोर्टेंट अपने संविधान में इंक्लूड करी है, वो है DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ये मानना है कि जो वेलफेयर स्टेट है यानी कि एक कल्याणकारी राज्य जो है, यानी कि वो राज्य, वो राष्ट्र जो कि अपने नागरिकों के कल्याण के लिए काम करता है, तो उस कल्याणकारी राज्य में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि हमें अपने देश के सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने देश की राष्ट्रीय संपदा को बचाए रखना चाहिए, दूध देने वाले पशुओं का संरक्षण होना चाहिए, जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो न्यूनतम बेसिक लेवल पे तो फ्री होनी चाहिए। तो ये सब जो है ये DPSP में आता है। तो ये जो है हमने आयरलैंड से कॉपी करा है फ्रेंड्स। उसके बाद अब हम देखते हैं कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कि फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने उससे क्या चीज़ ली है। तो जो फ्रांस का संविधान है उससे हमने प्रिंसिपल्स यानी कि कुछ ऐसे जो प्रिंसिपल्स हैं लिबर्टी, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये आपने देखा होगा फ्रेंड्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बहुत पॉपुलर जो है ये स्लोगन भी था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा तो लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो ये चीज़ें हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, फ्रेंच के संविधान से लिए, यानी कि फ्रांस के संविधान से ली है। अब हम देखते हैं कि हमने अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या अडॉप्ट किया है, संयुक्त राष्ट्र ऑफ अमेरिका के संविधान से हमने क्या अडॉप्ट करा है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि USA से हमने फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जिनके बिना जो मानव है उसका विकास हो नहीं सकता, तो मौलिक अधिकार हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, तो कनाडा के संविधान से हमने क्वासी फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम लिया है। क्वासी फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है अर्ध संघात्मक, यानी कि अर्ध संघात्मक जो है ये आप चैप्टर 7 में पढ़ेंगे अभी इलेबोरेट तरीके से। अभी आप ये देख लीजिए कि जो पावर है उसका सेपरेशन है और दोनों लेवल पे है। उसके बाद जो पावर है उसका जो सेपरेशन है वो दो लेवल पे होगा, यूनियन और स्टेट। ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, क्वासी फेडरल सिस्टम, अर्ध संघात्मक ढांचा। तो फ्रेंड्स, ये हमने 5 देशों से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, फ्रेंच से, कनाडा से, US से, इन 5 देशों से बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें अडॉप्ट करी थी। तो ये था आज का चैप्टर नंबर 1। इसका पार्ट 2 हो चुका है, ये चैप्टर 2 पार्ट्स में हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी चैप्टर नंबर 3 पे, वो आपका 2nd चैप्टर होगा, क्योंकि 2nd चैप्टर जो है आपका वो डिलीट कर दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वेट कीजिएगा चैप्टर नंबर 3 का, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। थैंक यू फ्रेंड्स।